नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद यहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग लगातार सतत रूप से रिवीजन करते हुए इस सीरीज को कंटिन्यूअस फॉलो करें, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। और डेली मैं यहां पर आप लोगों को यह अश्योर करता हूं कि इसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है @the ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, चैनल के नाम से ही है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, अफगानिस्तान वाज प्रोवाइडेड सपोर्ट बाय इंडिया। तो बिल्कुल ठीक बात है। और ये आपका जो टॉपिक है, 2-3 दिन पहले भी अफगानिस्तान पे हम लोगों ने बात की थी, तो मैंने वहां पर हार्ट ऑफ एशिया की बात की थी, है ना। और ये जो है आपका यूरोप से एशिया, मतलब दुनिया के उस कोने से इस कोने में आने के लिए एक प्रवेश द्वार है। और यहां पर जो है एक तरफ आप देखेंगे कि मतलब अशांति है, अस्थिरता है ना, इंस्टेबिलिटी है वहां पर, है ना। गवर्नमेंट के लिए भी क्राइसिस है। दूसरी चीज वहां पर जो एथिकल, जो एथनिक जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके जो वहां पर अनरेस्ट बना हुआ होता है। तीसरी चीज आतंकवाद की समस्या। फिर आपकी जैसे टेरर फंडिंग के अंतर्गत जितने भी आपके इलीगल जो आपकी ट्रैफिकिंग होती है, चाहे ह्यूमंस के लिए लीजिए चाहे ड्रग्स के लिए लीजिए, तो ये सब समस्याओं की चर्चा हम लोगों ने किया था। ये आईआर का डोमेन है आपका, बाइलैटरल रिलेशन इंडिया एंड अफगानिस्तान। और आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान में जो वापस से एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह एक वहां पर आयाम बनाने के लिए और डेवलपमेंटल बहुत सारे जो है आपके प्रोजेक्ट्स वहां पर लगाए जा रहे हैं। बताइए जरा ये सलमा डैम कहां पर है और वहां क्या संसद में भारत जो है वो वहां पर क्या वहां की संसद को बनाने में कुछ किसी तरीके की हेल्प कर रहा है और किस किस तरीके के इंपॉर्टेंट जो वहां पर है प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। एक जरांज आपका डेला राम जो हाईवे है, क्या वो कहां पर है, अफगानिस्तान में कहीं और है, कहां पर है। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, वो आप उनको एक पेन मतलब कॉपी लेके, मतलब कॉपी बोलता हूं मैं, A4 साइज का पेपर लेके उसमें पेन से नोट डाउन करके, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो मेंटेन करिएगा। आपका इंडो और अफगानिस्तान को लेके जो एक सिनेरियो है, जो एक आपका क्या है पार्ट है सिलेबस का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 to 2 पेजेस ओनली। तो यहां पर वो लिखा गया है कि रेफरेंस दिया गया कि जो आपका ओकेजन था अफगानिस्तान 2020 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें इंडिया ने अनाउंस किया है 150 प्रोजेक्ट्स में, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत आप रख सकते हैं, जिसका वर्थ है आपका यूएस का $80 मिलियन फॉर डेवलपमेंट वर्क्स इन अफगानिस्तान। चीजें वही हैं, वहां पर एक जो है फंडिंग हो गई, ये पहले से भारत करता आ रहा है। दूसरी चीज, जो प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, यूएन और जो यूरोपियन यूनियन है उनके ऑफिशियल्स के साथ, है ना, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और भी कंट्रीज के, उनके साथ जो है यहां पर पार्टिसिपेशन किया गया। नॉर्मल सी चीजें, रेफरेंस है। अब यहां पर की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो जो अभी वर्तमान में दी गई जो आपकी सहायताएं हैं भारत के द्वारा अफगानिस्तान की बात हो रही है, तो यहां पर जो अफगानिस्तान को हेल्प की जा रही है जिस जिस लेवल पे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो पहला ये कि इंडिया विल बिगिन द 4th फेज ऑफ हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये है आपका क्या है आपका कीवर्ड है, जिसमें 80 मिलियंस जो आपके यूएस डॉलर है उसकी लगभग 150 आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद अफगानिस्तान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द, कौन सा, सहतूत डैम है, इसको कॉर्नर करिएगा लिख के, ठीक है ना। इसके बाद विच विल एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू द 2 मिलियन पीपल ऑफ काबुल सिटी। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा, ये जो है फैक्ट किनारे रखिए, इसको हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज करेंगे। इसके बाद पुरानी जो आपकी पहले जो असिस्टेंस सहायताएं दी गई है भारत के द्वारा, उसके बारे
बारे में बताया जा रहा है। तो भैया बहुत सारे डेवलपमेंट आपके प्रोजेक्ट्स जो है भारत रन कर रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कि भैया वहां से टेररिज्म खत्म हो, क्योंकि अगर उस एरिया में टेररिज्म है तो आप देखिए चाहे ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, अगर आईसिस आए तो पूरे वर्ल्ड को जो है उसका जो सामना करना पड़ा ना, उसके चक्कर में बहुत सारा लॉस हुआ। चाहे आप मानव से संदर्भित ले लीजिए, अवसंरचना से संदर्भित ले लीजिए, साइकोलॉजिकल लेवल पे ले लीजिए, एक तरीके की विचारधारा में उन्होंने अपना प्रभुत्व बना के और यंग जो लोग हैं उनको मोबिलाइज करके अपनी तरफ बुलाने की पूरी कोशिश उनके द्वारा की गई। तो ये नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर ये देखेंगे कि जो बता रहे हैं कि इसके बेस्ड जो जिन पिलर्स पे ये बेस्ड है, इंपॉर्टेंट जो आपके क्या है एस्पेक्ट्स हैं जहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए गए उनके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। आतंकवाद की वजह से बहुत सारा वहां पर तहस नहस हो गया, जितनी भी आपकी अवसंरचना से संदर्भित चीजें थी। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज है। जहां पर भी आतंकवाद होता है वहां पर आप देखेंगे कि जनरली जो है वहां ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी होती है और वो जो है तार्किक चिंतन नहीं कर पाते हैं और उनको इमोशनल ग्राउंड पे एथनिक पर्सपेक्टिव में या फिर भगवान का नाम लेके जो है उनको मोबिलाइज करके इस तरीके के काम कराए जाते हैं। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, देन उसके बाद यहां पर लिखा गया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बिल्कुल ठीक बात है। हाई इंपैक्ट जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पहले ही आ गया। इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू एयर एंड लैंड कनेक्टिविटी, ये पैराग्राफ बढ़िया है, इसको आप रख सकते हैं अपने पास। और इंपॉर्टेंट वैसे भी चीजें जो है लेमैन जैसी हैं, मेन चीजें आपको याद होनी चाहिए जितना इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर जो दूसरा लिखा गया है पॉइंट कि 2002 से भारत ने वहां पर स्पेंडिंग अपने स्टार्ट की और लगभग 2200 करोड़ रुपए वहां पर डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए अफगानिस्तान में जो है वहां पर क्या किया, वहां पर व्यय किया, स्पेंड किया, ठीक है ना। तो द लैंडलॉक्ड ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान, लैंडलॉक्ड मतलब चारों तरफ से जो है वो लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है ना। आप देखेंगे जैसे आप भारत को देखेंगे तो यहां पर जो है आपका अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है, मतलब कि जैसे हमारा भारत है तो नीचे पेनिनसुलर इलाका है तो कोस्टल एरिया भी, तो वहां पर कुछ नहीं है, वो चारों तरफ से भू आबद्ध देश है ना, उसको लैंडलॉक्ड बोलते हैं। हैज प्रूव्ड टू बी एन impediment to its development in addition to its deterioration by Pakistani's involvement in the obstruction of the transport, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ भी जो है चाबहार वाला जो है आपका इशू जो है पूरी तरीके से आप लोगों को पता होगा, है ना, कि ग्वादर चाबहार किस तरीके से हम बाईपास कर रहे हैं, तो किस तरीके से वेस्ट एशिया में जा रहे हैं, अफगानिस्तान में जा रहे हैं, तो हम क्यों जो है आसपास के देशों से संबंध बना रहे हैं। ये सिनेरियो आपके दिमाग में बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इंडिया हैज पेव्ड एन अल्टरनेटिव रूट टू अफगानिस्तान थ्रू ईरान शाहबार पोर्ट, आ गई बात वही, ठीक है ना। उसके बाद टू डील विद द चैलेंज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, इंडिया हैज सप्लाइड 75,000 टन्स ऑफ wheat to Afghanistan with 20 tons of medicines and other essential equipments, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड इंडिया हैज ऑल्सो इंश्योर्ड दैट इट्स नेबर्स आर गिवन मैक्सिमम असिस्टेंस, ठीक है ना। नॉर्मल से चीजें देख जाइएगा, इसमें कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, जहां पर भी एनालिसिस का स्कोप नहीं होता वहां पर आपका टाइम सेव किया जाता है। इसके बाद यह भी बताया जा रहा है, तालिबान का मुद्दा आपको पता ही होगा कि भारत के द्वारा जो अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के दौरान 1996 से 2001 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का दौरान है, वो टाइम है, तो कोई भी निवेश नहीं किया गया था। कारण यह है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पर अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, इस तरीके की जो आपकी अथॉरिटेटिव या फिर डिक्टेटरशिप या फिर ऐसी जो आपकी सरकार होगी जो लोगों के हित के लिए काम नहीं करती, तो वहां पर हम अपने बायलैटरल संबंधों को बनाने से परहेज करते हैं, ये तो आपको पता होगा, है ना। तो इसीलिए वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था। लेकिन जब उसके बाद जब ये क्लियर हो गया कि भविष्य में तालिबान जो है अफगानिस्तान में एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है, तो वहां पर डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, एज अ डेमोक्रेटिक जो आपकी वैल्यूज है उनके थ्रू वहां पर जो है एक सरकार की स्थापना करना है, वहां शांति की बहाली करना है, स्थायित्व बनाए रखना है, अनरेस्ट को खत्म करना है, तो फिर तब जो है भारत वहां पर क्या किया, वहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। मतलब ये कि but at present when it is clear that Taliban Afghanistan could be established as a major power center in the future, India's decision to invest in Afghanistan may be seen as a change in its outlook. India attended the opening ceremony of the Inter-Afghan Dialogue in Doha, Qatar's capital, in September 2020, where a 21-member team of the तालिबान वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। अब देखिए तालिबान को लेके ना बहुत ज्यादा जो है वो आप डिप्लोमेसी देखते हैं। रशिया बोलेगा कि हम जो है आतंकवाद का विरोध करते हैं। टेररिज्म एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें सारे विश्व के जो देश हैं उनको आगे आके एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब रशिया यूएसएसआर को देखिए, मतलब रशिया है आज का पुराना यूएसएसआर, मतलब रशिया को देखिए तो वो बोलेगा गुड तालिबान बैड तालिबान। कैसे होता भैया, कपड़ा है शर्ट है, गुड शर्ट बैड शर्ट, कलर के हिसाब से बोल रहे हैं। अरे गलत तो गलत है ना, आतंकवाद कैसा
भी हो गलत ही होगा। लेकिन वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है कि दो जो आपकी महाशक्ति हैं यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, क्यों हमेशा से, है ना, तो बैलेंस ऑफ पावर। तो दोस्त का दोस्त, जो दोस्त का मतलब मान लीजिए कोई दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन जो होगा वो उसका दोस्त होगा, समझ रहे हैं ना चाणक्य वाली बात को। तो वही आईआर में ये लोग जो है वहां पर अप्लाई करते हैं ना, उसको बैलेंस ऑफ पावर से आप कनेक्ट करके चलिएगा। तो आगे की ओर चलेंगे और यहां पर जो पॉइंट लिखा गया है कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स, सबसे बड़ी समस्या की बात यही थी जब से अमेरिका ने ये घोषणा की कि वहां से वो अपनी जो शांति सेनाओं की बहाली कर लेगा, वापस बुला लेगा। ठीक है, तो इसी से पूरे विश्व को जो है एक तरीके की आशंका, भय जो है वो वहां पर क्रिएट हो रहा है। तो द यूएस एंड तालिबान साइंड अ पीस एग्रीमेंट इन दोहा फरवरी 2020 में, और इसके अकॉर्डिंग ये जो एग्रीमेंट हुआ है, यूएस जो है विड्रॉ करेगा वहां से अपनी ट्रूप्स को, है ना, जो अफगानिस्तान में उसने कमीशन कर रखी थी, वहां पर तैनात कर रखा था विद इन द नेक्स्ट 14 मंथ्स, एंड रिलीज द तालिबान सोल्जर्स अरेस्टेड बाय द अफगान गवर्नमेंट। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि इन एक्सचेंज फॉर द एग्रीमेंट द तालिबान assured that it would not allow Afghanistan to be used as a base by international jihadist organization such as Al-Qaeda and the Islamic States. At the same time, the Taliban had agreed to speak directly with the Afghan government. तो सीधी बात है, यहां पर जो आपकी इस तरीके के जो आपकी संस्थाएं हैं, जो आपके समूह हैं, जो आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर निर्यात करते हैं, उसको जो स्प्रेड करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो भैया उनको बोला गया है कि उनके एक तरीके से जो है आप एपिसेंटर मत बने रहो, उसका अड्डा ना बने रहो, ठीक है ना, उससे बाहर निकलो, आप लोग यहां पे स्थायित्व बनाए रखो, शांति बहाली करो, सारा क्रक्स वही है। इसके बाद द विड्रॉवल ऑफ support for Afghanistan by the US at such critical times will also affect Afghanistan जो मोराल है। तो सीधी बात है, मनोबल को तो प्रभावित करेगा ही एकदम से, अगर यूएसए वहां से जो है अपनी वापसी कर लेगा, और उससे पूरा विश्व भी चिंतित है ना। और वहां पर तालिबान वगैरह जो और आतंकवादी समूह वो तो खुश हो जाएंगे कि भैया अब हम फ्री हो जाएंगे, फिर से हम वही करेंगे जो पहले करते आ रहे थे, है ना। इसलिए जो है आपको 1900 से लेकर 2000 तक की जो आपकी समकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है या समकालीन विश्व रख लीजिए, तो उसके बारे में ना जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 12th वाली, है ना, या वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ जाइए, है ना, नॉर्मल पढ़ जाइए, किताब को रटने के लिए मत पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए, एक कहानी दिमाग में बिठाइए कि यहाँ क्या था, कैसी गवर्नमेंट थी, फिर कैसे वहां पर चेंजेस हुए, फिर क्यों वहां पर तालिबान आया, ये सब चीजें थोड़ा हल्की हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड आर्टिकल है, इसमें 43 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है इंडिया में, बहुत नॉर्मल सी चीज है, और ये जो है आपका पेपर सेकंड पेपर थर्ड दोनों में रख सकते हैं आप लोग, है ना। सरकार का अपना हस्तक्षेप है एक तरीके से, पेपर 2 में भी आ जाएगा, थर्ड में भी आ जाएगा, और वैसे भी जो है डायरेक्टली इसमें इतना पोटेंशियल नहीं इस टॉपिक में कि सिंगल क्वेश्चन मेंस में फ्रेम किया जाए। क्यों कर रहे हैं ये सब आपको पता है, चाइना के संदर्भ में बहुत सारी एप्स जो है उनको खत्म किया गया, फिर साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट के कारण, यही सब रीजन होगा और क्या होगा। तो टेकिंग अ मेजर डिसीजन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड 43 मोबाइल एप्स, द गवर्नमेंट हैज acted on them considering these apps a threat to the security of the country। आ गई बात साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है ना। तो जो आपका की पॉइंट्स है वो बताया जा रहा है कि जो आपका सेक्शन है 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, आपका 2000 का, यूजर्स इन द कंट्री विल नो लॉन्गर बी एबल टू यूज 43 मोबाइल एप्स। ये याद होना चाहिए, डायरेक्टली किसी जगह पूछा जा सकता है। धारा 69A है, जैसे आपका धारा 66A था, याद है श्रेया सिंघाल वाला, बताइएगा जरा क्या केस था वो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वो जो आपका सीधा श्रेया सिंघाल तो पीआईएल से फिर फेमस ही हो गई। तो ये 66A का जो है वो क्या डोमेन था वो बताइएगा आज कमेंट बॉक्स में, है ना। ऐसी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, फिर हम मिस कर जाते हैं, है ना। न्यूज में आया 69 है, वो पूछ लेगा 66 से, समझ रहे हैं ना बात को। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69A ऑफ द एक्ट क्या लिखा हुआ है उस सेक्शन में कि मान लीजिए इफ अ वेबसाइट और ऐप इंपेड्स द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इट्स सोवरेनिटी, है ना, जो आपकी संप्रभुता की बात कर रहे हैं और इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज एंड पब्लिक ऑर्डर, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बैन देम बाय फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर। सीधी बात है, जो हमारी संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा से संदर्भित जो भी विषय है, अगर उसमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली कोई चीजें आएंगी तो हम उसको वहां पर क्या कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति बाधा उत्पन्न करे, है ना, देशों के बीच में जो महत्वपूर्ण संबंध है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट डाले, है ना, तो उस पर जो है अनुक्रिया के फलस्वरूप जो है वहां पर सरकार वहां पर प्रतिबंध लगा सकती है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर लिखा गया है कि डिटेल प्रोसीजर फॉर बैनिंग अ वेबसाइट एंड ऐप अंडर द 69A एक्ट इज लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो रूल्स है आपके 2009 के, उसमें जो है इसको उल्लेख किया गया है। इन द लिस्ट ऑफ एप्स लाइक अलीबाबा, वर्कबेंच,
कैमकार्ड ऑफ चाइनीज जो आपका रिटेल जाइंट जो आपका अलीबाबा ग्रुप है, ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। ठीक है ना। तो ऐप प्रतिबंध जो लगाया गया है, रीजंस क्या है बैन करने के लिए इन एप्स को, तो ये एक्शन जो है वो लेने का जो बेसिस है ऑफ द इनपुट्स अकॉर्डिंग टू विच दीज एप्स वर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज दैट कुड हार्म इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, यही कीवर्ड है आपका। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो फंक्शनिंग करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑल्सो सबमिटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिलेटेड टू द मिसयूज ऑफ एप्स। ठीक है ना। तो इसका नाम आप याद रख सकते हैं, है ना। और बाकी नॉर्मल एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, बाकी सब चीजें आपको पता है, वही साइबर थ्रेट लिखना है, हमारे देश की सोवरेनिटी में, इंटीग्रिटी में, पब्लिक ऑर्डर में, है ना, उस तरीके की जो नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली चीजें उसी से संदर्भित करना है। तो द गवर्नमेंट वाज रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑफ मिसयूज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन एंड थेफ्ट ऑफ यूजर्स डेटा एंड सेंडिंग, है ना, डेटा एंड सेंडिंग इन अनऑथोराइज्डली टू अनदर सर्वर्स आउटसाइड इंडिया। सबसे बड़ी यही जो है आपकी डेटा प्राइवेसी की जो प्रॉब्लम है, हमारे यहां का जो पूरा डेटा बाहर जो है बिक रहा होता है। मार्च अप्रैल में आपने सुना था जियो का डेटा जो है चला गया था 50-50, 70-70 रुपए में इंडिया का जो डेटा है वो बाहर जो है अब्रॉड में बिक रहा है। एक बात बताइए, दिन भर हमारे पास बैंक से फोन आता है, आप ये बात कर रहे हैं, कैसे कर पाता है कोई, आपका डेटा कैसे ब्रीच कर सकते हैं? आप आधार कार्ड से सारी चीजें ले लिया आपने, राइट टू प्राइवेसी के लिए केस भी लगा देंगे, वर्डिक्ट भी आ जाएगा और फिर बात करेंगे वहां पर कि भैया ब्रीच हो रहा है। तो ब्रीच हो रहा है तो बचाइए ना, सारी चीजों को ऑनलाइन कर रहे हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, जिस दिन भी पैसों का आप देख रहे हैं रेगुलर साइबर क्राइम के अंतर्गत कितने पैसों की जो है इधर उधर जो है वो क्या किया जा रहा है, लोगों का पैसा जो है वहां पर लूटा जा रहा है ना। अब तो ऐसा हो गया कि फोन किया उन्होंने और बात कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग समझ नहीं पाते, उनसे बेचारे वो डिटेल ले लेते हैं और बात करते करते पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अभी मतलब मेरी मतलब फ्रेंड की मदर के साथ ऐसा हो गया, मतलब लाइव एग्जांपल मैंने देखा, बात कर रही थी वो और 80,000 रुपए फोन से ट्रांसफर हो जाता है ना। फिर उसके लिए फिर कोई भी वो नहीं है हमारे यहाँ। एक तो जो ये आपका आईटी एक्ट है उसमें बहुत सारे क्राइम्स को डिफाइन ही नहीं किया गया। जब पहले आपके पास उसमें रिपोर्ट नहीं होगी, जब उसमें आप काम नहीं कर पाओगे, डेटा ही नहीं होगा, तो आप नए नए जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनके लिए आपने कोई पेनलाइज का कोई प्रोविजन नहीं बना रखा है। तो लोग फ्रीली जो है कर रहे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे नेट में बहुत सारी चीजों को। ठीक है ना। तो यही चीजें हैं यहाँ पर। और साइबर सिक्योरिटी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साइबर सिक्योरिटी पे आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है, ये बताना है। आज का जो मेंस का क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी से पहले तो आप साइबर थ्रेट को डिफाइन करेंगे, साइबर वॉर में, साइबर सिक्योरिटी में, साइबर थ्रेट में क्या डिफरेंस होता है, उसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज, हमारे भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक शुरू से लेके, और उसमें क्या कमियां हैं और क्या किए जाने की जरूरत है, और अभी भारत में क्या जो भारत सरकार है इनिशिएटिव ले रही है विद एग्जांपल, बिल्कुल सोच के गूगल करके 1 घंटे उसके बारे में पढ़ के, आधे घंटे 15 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी हो पढ़ के उसको आपको राइट डाउन करना है। ज्यादा किताबों में नहीं भागना। मैं रोज बोलता हूं, जो मैं बोलता हूं आर्टिकल निकालिए, सीधा डालिए, वहां पर कोई आर्टिकल आ जाएगा आपका किसी इंस्टीट्यूट का, कोई वेबसाइट का, गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाएगी, या फिर किसी न्यूज़पेपर का लीडिंग का, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको अच्छा लगे, है ना, पढ़ के और इसको आप राइट डाउन करके दिखाइएगा। ठीक है ना। और किसी ने मैम है शायद अर्चना जी हैं, नाम मिस हो रहा होगा, उन्होंने बोला कि आंसर राइटिंग कहां से पढ़े, तो शुभम जी रेगुलर लिखते हैं, मेरे मुंह पे उनका नाम है, शिल्पा जी का नाम है, संगीता पाल जी का नाम है। मतलब मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, आप इस टाइप से आंसर राइटिंग करते तो रहिए, शुभम जी, शिल्पा जी, और जो आप लोग कंटिन्यूअस जितने लोग कर रहे हैं, 6 महीने में आप वो देखेंगे ना कि कोई जो है आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिएगा, आपका जो आंसर लिखा हुआ होगा, जो फैक्ट्स आपके में होंगे, जिस तरीके से आप लिख पा रहे होंगे, वो एक बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस देने वाली चीज होगी और आपको वो रैंक भी दिलाएगी, ये भी मैं वादा करता हूं आपको। बस इसी तरीके से चलते रहना है, क्योंकि 1-2 दिन नहीं, रेगुलर कंटिन्यूअस मैराथन है ये। तब तक लगे रहेंगे जब तक रैंक नहीं आएगी हमारी, तब तक लगे रहेंगे लास्ट दम तक। प्रीलिम्स निकल गया तो नहीं, लीजर में नहीं आ जाएंगे आराम से कंफर्ट जोन। मेंस निकल गया नहीं, जितनी सफलताएं मिलती जाएंगी उतनी मेहनत को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि सफलता पाना और सफलता को सतत रूप से बनाए रखना, सस्टेनेबल बनाए रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सफलता बहुत लोग पा जाते हैं लेकिन फिर उसको कैरी नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब, जैसे नई सफलता हमको मिलती है तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं, वहां पे हमको और जोरदार तरीके से जो है वहां पर मेहनत करना है। ठीक है ना। तो वही चीजें यहां पर बताई जा रही हैं, देख लीजिएगा, नॉर्मल सी चीजें हैं कि यहां पर अनधिकृत जो आपका डेटा को लेके जो है वहां पर प्रॉब्लम हो रही थी और अनऑथोराइज्ड रूप से उसको दूसरे जगहों पर पहुंचाया जा रहा था। तो ये आपका डेटा जो है, आपका डेटा ब्रीच का जो प्रॉब्लम है ना, उसको लेके बहुत सारे जो है
इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहा है, यूरोपियन यूनियन ने भी लिया था अभी, है ना, आप लोगों को पता होगा, तो वही सब चीजें हैं, देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर जो लिखा गया है कि प्रतिबंध के मायने क्या है, तो सीधी बात है भैया, ये आपका जाके जुड़ जाएगा सेल्फ रिलायंट जो आपका क्या है कैंपेन है इंडिया का, सेल्फ रिलायंट जो आपका इंडिया का कैंपेन है, आत्मनिर्भर जो भारत, जो रोज का रोज ये जो है आपका न्यूज में आता है। आपको समझ में आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है हमारे लिए। तो ये जो है, जो ये बैन लगेगा तो इससे नई अपॉर्चुनिटीज भारत के मार्केट में, भारत के जो मतलब स्टार्टअप्स रन करने वाले लोग हैं, भारत में रोजगार की उपलब्धता कराएगा, भारत के उद्यमियों को मौका देगा, है ना। तो समझ रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर अभियान है उसको वो क्या करेगा, उसको वो प्रमोट करेगा, उसका संवर्धन करेगा, उसमें इनहैंसमेंट करेगा, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद ये जो आपका डिसीजन है बैन करने का एप्स का, एमिडिस्ट द ऑनगोइंग टेंशंस अलोंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो तो आपका है ही सबसे बड़ा इशू, इज अ क्लियर मैसेज फ्रॉम इंडिया दैट इट विल नो लॉन्गर बी अ विक्टिम ऑफ चाइनाज निबल एंड नेगोशिएट पॉलिसी। इसको आप कीवर्ड है, इसको आप किनारे रख लीजिएगा। एंड द टेंशन between the two countries will establish the terms of the ongoing negotiations in a new way. This ban imposed by India could affect China's most ambitious goal of becoming a digital superpower in the 21st century. सीधी बात है, चाइना जो है एक्सपोर्ट लेड जो है, उसकी जो पूरी जीडीपी है एक्सपोर्ट पर बेस्ड है। हमारे जैसा भारत जैसा मार्केट उसके हाथ से अगर चला गया ना, चाइना के हाथ से, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उसको भी तो नए नए मार्केट की तलाश होती है। इसीलिए तो वो मैरीटाइम जो रोड इनिशिएटिव, जिसको OBOR भी बोला जाता था, वो ला रहा है। जितने उसके इनिशिएटिव्स देखेंगे ना आप, वो अपने बिजनेस को ही ग्रो करने के लिए करता है। उसके अंदर कैपेबिलिटी तो है। अभी कोविड में देखिए वो आपका पॉजिटिव वहां पे जीडीपी ग्रोथ दिखाई दे रहा है ना, जो वृद्धि की दर है वो अकेला चाइना बस में दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हैं कि लगा तो बहुत जोरदार तरीके से उसकी ग्रोथ में, जो उसने मायने देखे, वहां साध्य साधन वाली बात है, उसको साध्य से मतलब नहीं है ना, वो कहीं पर कब्जा भी कर लेता है, जबरदस्ती जो है किसी के ऊपर जो है ओवर रूल भी करता है, ये सब चीजें हैं वहां पर। लेकिन आप अगर देखेंगे तो वो काम तो परमानेंट किया उसका, 1950 के बाद से आप देख लीजिए और आज तक कि जबरदस्त उसने जो है डेवलपमेंट किया। उसके पीछे ये है कि वो मेहनती भी बहुत है, ठीक है ना। तो आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, संपदा स्कीम वगैरह के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, है ना। और एग्रीकल्चर मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जब हम फार्मर्स को देखते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, मार्केटिंग की समस्या को, पूरा जो है आपका जो चेन है आपका, है ना, सप्लाई चेन, उसके बारे में देखते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रसंस्करण के लिए कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं हम, वहाँ पर मेगा फूड पार्क स्कीम की बात करते हैं। तो उसी के अंतर्गत आप इसको समझिएगा, उसी का कंटिन्यूएशन है। तो ये जो स्कीम फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, सीधी बात है, बार बार एक ही एग्जांपल देता हूं मैं कि टमाटर है, कोई किसान उगाता है, टमाटर बेचने जाता है, पेरिशेबल फूड्स होते हैं, उसके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो वो जो है औने पौने दाम पे बेच आता है। मैंने तो देखा हुआ है 50 पैसे 1 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचारे बेच के जाते हैं, मार्केट में हम लोग 50 रुपए खरीदते हैं। तो ये जो बीच का 49 रुपए कौन लेता है? मिडिल मैन लेता है, बिचौलिया लेता है, दल्ला लेता है, जो आपका ब्रोकर होता है, दलाल होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो उसको नहीं मिलना चाहिए। ये जो बिचौलिए होते हैं उनको जो ये है पैसे नहीं मिलने चाहिए, है ना, जो दलाल वगैरह होते हैं। तो कहने का मतलब उगा कोई और रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है बेचारा, तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? इसीलिए तो वो सुसाइड करते हैं, है ना। ये सब मेन रीजन है। अब मान लीजिए अगर प्राइमरी लेवल पे जैसे हब एंड स्पोक मॉडल जो आपका है, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, जो आपका मेगा फूड पार्क स्कीम है ना, फूड पार्क जो आपका स्कीम है, उसके अंतर्गत क्या प्राइमरी लेवल पे बात की गई थी कि मान लीजिए गांव के लेवल पे जहां पर जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहां पर कटाई वगैरह होती है, मान लीजिए टमाटर वहां काट के रखा गया, है ना, कटाई हो गई उसकी और उसको निकाल लिया। अब वहां से जो है उसके जो शेल्फ वेल्फ निकाल लिए, नॉर्मल प्रोसेसिंग वहां पे कर लीजिए, है ना। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे थोड़ा उसके ऊपर सेकेंडरी लेवल पे वो चला गया, फिर टर्शरी लेवल पे चला गया। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अगर हम उस टमाटर से सॉस बना लेते हैं तो आपको पता है कि सॉस जो है सालों भर चलता है और वो उसका रेट भी बढ़ जाता है। मतलब किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन करने के लिए फूड प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग कर दोगे तो आप इनकम किसकी बढ़ा दोगे? किसकी बढ़ा दोगे? फार्मर की बढ़ा दोगे। अगर फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी तो जो एग्रीकल्चर बिजनेस है उसके लिए वाइबल हो जाएगा, जिसपे हमेशा ऐसे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया अब जो कृषि है वो जीवन निर्वाह के लिए बस रह गई है और किसी चीज के लिए नहीं। इसीलिए लोग जो है वहां पर कृषक लोग जो है वो मन हार के, मनोबल हार के अपनी आत्महत्या की जैसा निर्णय लेने के लिए वो प्रेरित होते हैं। नॉर्मल सी चीज है, कंटेक्स्ट बताया। अब हम देख लेंगे कि ये यहां पर क्या बता रहे हैं। तो इंटर मिनिस्ट्रियल जो अप्रूवल कमेटी है उसकी मीटिंग जो है चेयर की गई, जो यूनियन आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, नवंबर 24,
20 को, है ना, डेट वेट याद नहीं करना है। तो 7 एग्रो जो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं विद अ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹234.68 करोड़ वर अप्रूव। तो ये सब नहीं याद करना है कितने रुपए की आवंटन किया गया है बजट एडत में। सीधी बात है कि जो वही आपका पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो चीजें चल रही थी उसी के अंतर्गत ये आपका क्या है, कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना। फिर बात मतलब फिर से वही बातें हैं, फिर से वही रेपिटेशन है, क्योंकि मैं बोलता हूं कोर चीजें, कोर जो इश्यूज अगर आपको पता है किसी भी टॉपिक में तो इजीली आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 60% जो पॉपुलेशन है वो किस पे है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कि जो आप बात करें इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो अगर आप उनकी समस्याओं को एड्रेस नहीं करेंगे तो कैसे होगा। दूसरी चीज, फार्मर्स की बात करें तो हमको उनकी इनकम को क्या करना है, 2022 तक डबल करना है ना। आप देख रहे हैं लगातार जो है विदर्भ के संदर्भ में और भी बहुत जगह, अब तो पंजाब जगह में, मतलब पंजाब जैसी जगह में भी आपको देखा जा रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो आपके फार्मर्स हैं वो सुसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। कारण क्या है कि पहले से उनकी एक इनकम है, एक लाइफस्टाइल है, अब एक जो है सैचुरेशन आ गया अगर इनकम में, तो उनकी लाइफस्टाइल क्या हो गई, उस तरीके से नहीं चल पा रही है। तो वो मनोवैज्ञानिक रूप में ना, मानसिक रूप से एक ग्रंथि जो है वो विकसित होती है और फिर उनको जो है उन चीजों से क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है और फिर वो इस तरीके का निर्णय लेने के लिए प्रेरित होते हैं। नॉर्मल सी चीजें, वही सब चीजें आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। और अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात आपको पता ही है, सारी समस्याएं, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो आपका अप्रूवल हुआ है 7 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए, तो कहाँ कहाँ हुआ है, तो स्टेट से याद होने चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो डायरेक्टली पूछा ही जाता है। यूपीएससी में भी एक स्टेटमेंट में सारों का नाम देके, जितने भी सारे जो स्टेट है, सारे जो स्टेट है उनका नाम देके पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो इसमें मेघालय है, गुजरात है, एमपी है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। विद द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो सेम वही है, 234 करोड़ के लगभग है, इंक्लूडिंग ग्रांट इन एड ऑफ ₹60.87 करोड़ है। ये डेटा बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल बताता हूं, जो चीजें फालतू होती है उसको बिल्कुल याद नहीं करना है अपने को। दीज प्रोजेक्ट्स विल बी एबल टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें लिया जा रहा है, जो PPP की बात कर रहे थे हम लोग। तो देखिए फंडिंग में प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वहां पर इन्वॉल्व करना जरूरी है सरकार के लिए भी, ठीक है ना। तो यहां पर बात की जा रही 173.81 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर 7750 पर्संस, है ना। मतलब 7750 व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की भी संभावना है और इसमें प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी अट्रैक्ट किया जा सकता है, इतना लगभग बात किया जा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक बात बताइए क्या ऑब्जेक्टिव होगा। सीधी बात है यार, चेन जो हमारे यहाँ पूरा चेन सप्लाई, मतलब पूरा जो आपका फार्म से लेके मार्केट तक का बीच में, मार्केट तक के बीच में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सोचिए कि कितना होना चाहिए। दूसरी चीज, फार्मर्स को आपके R&D के जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, है ना, अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए, लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो जो आपके मतलब फार्म टू लैबोरेटरीज, वैसे भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं हमारे लिए। फिर यहीं पर जो है अब हम स्टार्टअप्स की भी बात कर रहे हैं, कुछ नई नई तकनीकी से कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, है ना। बायो जो है आपका टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से यहां पर एनहांसमेंट की बात की जा रही है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। तो वही सब चीजें अब यहां से आप देखेंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत विकास करना है ना, तो वो एड्रेस करने के लिए लगातार सरकार चली आ रही है ना। मेगा फूड पार्क स्कीम आज की नहीं है, पहली चीज तो, ठीक है ना। तो यही सब चीजें आपको ध्यान देना है। तो इससे किस चीज को हम प्रोत्साहित करेंगे, तो मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और उसके थ्रू जो है हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर को, जो आपकी एग्रीकल्चर और उससे जो अलाइड सेक्टर है, उस तरीके के बिजनेस को हमको वाइबल बनाना है। वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो यहां नहीं लिखा गया। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो 7 जो आपके एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं जो अप्रूव किए गए हैं, फिर से रिपीटिशन है, मेघालय, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र। और टोटल फिर से प्रोजेक्ट कॉस्ट बता रहे हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि टू प्रमोट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स वाज फॉर्मुलेटेड ऑन 3 May 2017 अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। यही इसकी जो है मतलब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां जब हमको ऐसा टॉपिक मिले ना, फट से हमको संपदा स्कीम के बारे में जानना चाहिए, है ना। वही फूड प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसी के अंतर्गत अब इसका ये कंटिन्यूएशन, इसको बोलते हैं पढ़ने का तरीका, है ना। जो किताबों में पुरानी चीजें होंगी, यही करंट से जो है हमको लिंक करके तैयारी करनी होती इस तरीके से। तो दीज क्लस्टर्स, इसके बारे में जानकारी लेके और 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लिख के अपने पास रखिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा कि मुझे पता चले कि आप लोग रिवाइज करते हैं उन टॉपिक्स को कि नहीं जो मैं बोलता हूं। तो दीज क्लस्टर्स विल हेल्प रिड्यूस
wastage of surplus produce and add value to horticulture, agricultural produce, thereby increasing the income of farmers. आ गई सारी बातें वही. Development of employment opportunities at the local level. ठीक है ना. तो सारी चीजें वही हैं. अब आप देख लीजिए, चीजें वही है, लिखने का तरीका होता है, दैट्स इट. ठीक है ना. तो प्रधानमंत्री किसान संपदा जो आपका कृषि संपदा स्कीम है, जो योजना, उसके बारे में बताया जा रहा है. तो 2016 की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था. कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है डेवलपमेंट के लिए. किसके लिए? एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए. दोनों ही तो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है. फॉर द पीरियड ऑफ 2016 से 20 के लिए था. इसमें एलोकेशन 6000 करोड़ रुपए का किया गया था. इट वॉज प्रपोज टू बी इंप्लीमेंट इन द ईयर 2017. इट वॉज रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना. ठीक है ना. रीनेम किया गया. नाम वाम देख लीजिएगा. ठीक है ना. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि क्या चेंज किए क्या नहीं किए, है ना. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर क्या है, जो आर्टिकल है, ये यूपी का जो आपका एक लॉ आया है अगेंस्ट रिलीजन कन्वर्जन प्रोहिबिशन, जो ऑर्डिनेंस है 2020 का. यहां पर मैं एक ही चीज बोलता हूं, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो आर्टिकल 44 आपको पता होना चाहिए, जो कॉमन सिविल कोड है, और हमारे यहां किस तरीके से सेक्युलरिज्म की समस्या है और किस तरीके से धर्म को पॉलिटिकल जो है आपका चेहरा देख के और पूरे सोसाइटी में एक तरीके से जो सोशल हार्मनी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाला जाता है. वही सब चीजें हैं ये, है ना. इसमें हम लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि हम दूसरे का मोहरा बने हुए हैं. ठीक है ना. पहली चीज मैं बार बार बोलता हूं कि पहला धर्म, कोई भी धर्म हो, उसका जो कोर पार्ट है उसमें एक ही चीज है, मानवतावाद, मानव मात्र से प्रेम, है ना. और यहां धर्म के नाम से आप एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं यार. अगर किसी की फूड हैबिट है, कुछ भी खाता हो, नाम नहीं लूंगा, नहीं लोग बुरा लग जाएगा कि भैया ऐसा बोलते हो, हिंदू हो के ऐसा बोल दिया. अरे क्या बोल दिए, क्या बोल दिए? कौन हिंदू, कौन सनातन धर्म? इंसान हो पहले कि धर्म है? चलिए आगे चलेंगे. इन सब चीज़ों में मैं खुद भी थोड़ा सा वो हो जाता हूँ. मुझे खुद को बुरा लगता है कि इतनी मैच्योरिटी है. आपको मैकडोनल्ड्स पता है, आपको एप्पल पता है, आपको क्या वो टिकटॉक होता है, वो चलाते बनता है. उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें स्टेटस लगाते बन जाएगा. बहुत यो हैं हम, बहुत वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे हम उबर नहीं पा रहे. इसको हमको खुद को एड्रेस करने की ज़रूरत है. ठीक है ना. मैच्योरिटी का जो लेवल डिग्री होता है वो लोगों के अंदर कितना है, वो डेमोक्रेसी की सक्सेस को दर्शाता है. और यही यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था कि डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन. हम एक ही चीज़ पढ़ लेते हैं, है ना, फॉर द पीपल, है ना, वही अब्राहम लिंकन वाली मतलब रटी रटाई डेफिनेशन. मैं हमेशा मना करता हूं, कहीं भी मत लिखो यार उस डेफिनेशन को, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो. अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है तभी नंबर मिलेगा. 100 लोग एक ही तरीके से मिलेगा तो किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों देंगे नंबर? वहां पर फैकल्टी कुछ तो अलग होना चाहिए ना. जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको कुछ तो अच्छा लगना चाहिए, तब तो आपको रिवॉर्ड करेंगे. आप उनकी जगह अपने आप को रख के दीजिए. देखिए मैं बार बार बोलता हूं, जितने लोग मेंस देते हैं सबके अंदर जो लगभग कंटेंट वाइज आप देखेंगे 19-20 होता है, कुछ फर्क नहीं होता. जो प्रेजेंटेशन का खेल है, सारा कुछ बहुत जो है, सारा खेल जो है वहां पर प्रेजेंटेशन का है कि हाउ टू राइट आंसर, कैसे हम अपनी चीजों को कन्वे कर पा रहे हैं. क्योंकि आपको वहां पर एग्जामिनर से बात करना, उसको मजा आता है, आपको कॉपी के थ्रू बात करना. आप ऐसा सोच के लिखिए, है ना. तो यहां पर जो ये आपका टॉपिक है, इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी पास किया है कि यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन, जो आपका ऑर्डिनेंस है 2020. ये भैया अध्यादेश यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है ना. एक तो पहली चीज. दूसरी चीज, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको किसी सेक्युलरिज्म से रिलेटेड या एथनिसिटी से रिलेटेड, कोई कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर एज एग्जांपल हम इसको कोट कर सकते हैं वहां पर कि क्या प्रोविजंस लाए जा रहे हैं. तो अंडर दिस कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज हैज बीन मेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. बिल्कुल ठीक किया गया. ये जो है आपका, इसको आप देखेंगे कि धर्म परिवर्तन को अगर विवाह के उद्देश्य से किया गया है तो उसको गैर जमानती अपराध बनाया गया. बिल्कुल ठीक है. पता नहीं किस किस तरीके की चीजें हमारे यहाँ जो है देखी जा रही है, क्या सब आपको पता ही होगा. द अक्यूज्ड विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट द कन्वर्जन वॉज नॉट इंटेंडेड फॉर मैरिज. तो इसको बोलते हैं, मतलब इसको ऐसा बोलते हैं कि ये आप देखेंगे पॉक्सो वगैरह में भी, कि जो अपराधी होता है ना उसको खुद अपनी इनोसेंस को वहां पर साबित करना होता है. अगर उसके ऊपर मतलब किसी तरीके का जो है, अगर मान लीजिए कोई बहुत भयंकर अपराध के संदर्भ में इस तरीके का बनाया जाता है, पॉक्सो में बनाया गया है कि एक बार आपके ऊपर अगर कोई जो है संदेह के आधार पर कोई रिपोर्ट वगैरह कर दी गई तो आपको ये प्रूफ करना कि आप इनोसेंट नहीं हो खुद को. ठीक है ना. वही चीज यहां पर लिखी गई है कि ये जो है साबित करने की जिम्मेदारी जो है अभियुक्त की होगी. एक बार अगर उसके ऊपर इस तरीके का जो है वहां पर क्या लगाया गया है, अगर आरोप लगाया गया है. फॉर कन्वर्जन इट विल बी नेसेसरी टू गेट परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. बिल्कुल ठीक बात है. अब हायरार्की की बात आ गई. एंड फॉर दिस 2 months नोटिस हैज टू बी गिवन इन एडवांस. इफ अ वुमन इज कन्वर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज ओनली, देन दैट मैरिज विल नॉट बी अप्रूव्ड एंड विल बी डिक्लेयर्ड एंड इनवैलिड. तो ये देखिए, अब इसमें जो है चर्चाएं आएंगी. अब ये टॉपिक आया है ना, अब इसमें सारे जो है
पब्लिक जो है खड़ी होगी। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो डिबेट होती है वो क्या ही होती है ना। सिर्फ राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, 2 टीवी छोड़ दीजिए, कोई भी चैनल की न्यूज नहीं देखना चाहिए। तीसरी न्यूज मैं बोलता हूं, अगर करंट अफेयर, तो आपको एक ही चीज देखिए, आप रेडियो AIR की न्यूज आती है, मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज, DD न्यूज और यही सब न्यूज। बाकी कॉर्पोरेट न्यूज है, ऐसा दिखाएंगे आपको सस्पेंस बना बना के कि एकता कपूर का सीरियल बना दिया उन्होंने, है ना, उस चीज को, लड़ाई झगड़ा वही सब चीजें दिखाते हैं। तो उसी तरीके से मोबिलाइज करते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है एक पूरे कंसेंसस बनाने के लिए, एक पूरे लोगों की मेंटालिटी से खेलने के लिए। ये एक बहुत बड़ा डोमेन है ना। पॉलिटी के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में एक पूरा एरा है जो इस पर पूरे थिंकर्स ने बताया किस तरीके से आइडियोलॉजिकल जो है वो लोगों को गुलाम बनाया जाता है, ठीक है ना। तो पनिशमेंट की बात किया गया है, अगर कोई वायलेशन होता है तो प्रोविजन किया गया है, यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। फाइन जो है इसमें 15,000 तक का है। जेल की बात किया जाए तो मैक्सिमम 1 ईयर का है, विच में एक्सटेंडेड टू 5 ईयर्स, तो मतलब 1 साल से 5 साल भी किया जा सकता है। इफ द रिलीजन ऑफ अ माइनर वुमन और वुमन बिलोंगिंग टू अ SC और ST कम्युनिटी इज कन्वर्टेड इन एन अनलॉफुल मैनर, देयर इज अ प्रोविजन टू पे फाइन, वहां पर जाता है 25,000 का, विद अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर 3 to 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता है कि 7 वर्ष से ऊपर के जो है जघन्य अपराध माने जाते हैं, तो उस कैटेगरी में रखा गया है इसको, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जो है देख जाइएगा। ये जो आपका स्टेट स्पेसिफिक है, सेक्युलरिज्म से जो आपका रिलेटेड पंथ निरपेक्षता जो हम लोग अवधारणा सिद्धांत देखते हैं उससे संदर्भित है आपका, तो उस कॉन्सेप्ट पे लेके आप देख जाइएगा एक बार। वो डिबेट हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का जो सेक्युलरिज्म है वो भारत में है, किस तरीके का वेस्ट में है। जैसे फ्रांस वगैरह में देखेंगे तो एक अलग प्रारूप दिखाई देगा, हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो अलग दिखाई देगा। आर्टिकल 25 से 28 देखेंगे आप, उसके बाद उसको 44 से आप उसको क्या करेंगे, वहां पर लिंक करेंगे, और रिलीजन को किस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिफाइन किया है कि ये आपका जीवन जीने का तरीका है। लेकिन फिर भी पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा ना, हम तो खुश हैं, नहीं फलना भगवान को मानते हैं, इनको मानते हैं, उनको मानते हैं। अरे सारी चीजों का कोर एसेंस देखने की जरूरत है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम उस सिनेरियो को रिवाइज कर जाएं, है ना। लॉ रिलेटेड जो आपके डिस्प्यूट है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वाइल डिलीवरिंग जजमेंट इन अ केस सलामत अंसारी प्रियंका खारवार, जो आपका केस है ये इंपॉर्टेंट है, केस को आप कॉर्नर करके नोट डाउन करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेटेड दैट द राइट टू चूज अ पार्टनर और टू लिव विद द पर्सन ऑफ हिज चॉइस इज पार्ट ऑफ सिटीजंस फंडामेंटल राइट। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ये डिसाइड करके नहीं बताएंगे कि भैया हम किससे शादी करेंगे किससे नहीं करेंगे, राइट टू चूज का सीधा सीधा, तो ये आर्टिकल 21 है आपका, जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपका सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना। तो आप उसको वायलेट कर रहे हो। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स का इशू आ गया, तो वहां पर हम कहां जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वो रिट जारी कर सकता है क्योंकि वही संरक्षक है, उसके अलावा हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 226 में आपका हाई कोर्ट है। ऐसे रिवीजन करना है हमको चीजों को, मल्टी जो है आपको डायमेंशनल, मतलब जो डायमेंशंस होते हैं ना आपके, इंटरडिसिप्लिनरी तो होने चाहिए, और मल्टी डायमेंशनल जो एस्पेक्ट है उसको अपनाना है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को फेच करने के लिए। दैट्स इट। तो यहां पर जो लिखा गया है वो सीधा सीधा इशू आपका आर्टिकल 21 आ जाएगा, राइट टू चूज आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप सारे केसेस को आप जो है एक बार रिवाइज कर जाइए, जो आधार के कारण मौका मिला था। आपको पता है आर्टिकल 21 का जो डोमेन है वो लंबा होता जाता है, जो आपका कब से विस्तृत आपका उसका जो व्याख्या की गई, तो मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का वो आपका केस है, वहां से दायरा किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है इस आर्टिकल का वो देखने की जरूरत है। आज तो राइट टू हेल्थ, राइट टू इन्वायरमेंट, है ना, राइट टू क्लीन वाटर, ये सब जो है आपका उसी के अंतर्गत आता है। हम रटते बैठते हैं किताबों में कि लक्ष्मीकांत पे तो 22 लिखे हैं, फलाना किताब में तो 10 लिखे। अरे भैया चीजों को समझ लो, याद हो जाएगा, रटो मत, मार्केट इकोनॉमी है ये घुमाने का तरीका होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर जो लिखा गया है, बट द नेक्स्ट डे ऑफ द डिसीजन of the court this ordinance has been implemented by the government of उत्तर प्रदेश। तो अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, एक तरफ जुडिशरी का जजमेंट, दूसरी तरफ आपकी सरकार जिसको आप बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोलेंगे जिसको आप, तो वो और लेजिस्लेचर बोलेंगे, तो भैया वो उसके ऊपर ओवर रूल। अब यहां पर इंटरसेक्शन कर सकता है, कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। यहां पर फंडामेंटल राइट्स का इशू होगा, कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। मींस ये जो टॉपिक है हमारे लिए वापस से वही का एसेंस है, लेकिन हमको देखना आने वाले टाइम पे कि क्या जो चीजें यहां पे डेवलपमेंट होती है। यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में एज अ एग्जांपल हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखेंगे हम लोग कि द कोर्ट आल्सो सेड इन द जजमेंट दैट द कोर्ट हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कन्वर्जन फॉर मैरिज इज अनएक्सेप्टेबल व्हिच इज नॉट लीगली वैलिड। इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तो ये जो आपका अध्यादेश है उसकी आलोचना तो की ही जाएगी। मैंने जो कई सारे जो लीगल स्कॉलर्स हैं उन्होंने
उन्होंने वहां पर उसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया है, ठीक है ना, दैट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लव जिहाद, इसी की बात कर रहा था मैं। फर्दर अंडर आर्टिकल 25 आ गई बात, आर्टिकल 25 से 28 कहां ले जाएंगे यार, कॉन्सेप्ट वही सेम है, टॉपिक बदलते हैं, कोर इश्यूज नहीं बदलते, बार बार हाईलाइट करता हूं मैं इस चीज को। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, एडहेरेंस टू द रिलीजन ऑफ योर चॉइस एंड राइट टू चेंज द रिलीजन एट विल एज वेल एज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन इज गारंटीड, देयरफॉर दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट जस्टिफाइड। पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने में सिर्फ लिखने की कला है, कोर फिर वही इशू है जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है यहां पर कि क्या क्या और आपके कंसर्न है, चैलेंजेस है, आप यहां तक पढ़ के क्या खुद से इसकी जो आपकी चिंताएं हैं उससे संदर्भित जो आपकी चुनौतियां हैं, क्या आप उसको अब रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, आपके दिमाग में वो नहीं कौंध रहा है, अब आप लिख नहीं सकते। देखिए क्या लिखेगा ये देख लेते हैं हम। द रियल थ्रेट रिलेटेड टू दिस सो कॉल्ड न्यू जो आपका लव जिहाद है, कि भैया कन्वर्जन भी इसीलिए करवा रहे हैं कि अब आदमी को देखिए कितना उसका जो दिमाग है वो कितना भ्रष्ट हो गया है कि मतलब शादी करा के किसी की जाति का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, क्या कर लो भैया ये करके, थोड़ा अपने माँ बाप के लिए कर लो, कुछ अच्छा कर लो, देश के लिए कर लो। नहीं, हमारे यहाँ तो बुद्धि इसी में लगी है ना। हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की मैं बात करता हूं, आप देखिएगा जुगाड़ के लिए, इन सब चीजों के लिए लोग बहुत सारी एनर्जी लगा रहे हैं, मेहनत नहीं करना, पता नहीं इसका क्या। अब ये सब पॉलिटिकल इशू है। अब जब रिलीजन को पॉलिटिकल चेहरा दिया जाएगा उससे समाज में ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक सौहार्दता जिसको सोशल हार्मनी बोलते हैं आप लोग, उसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये कोर चीज है, ठीक है ना। तो लिखा गया है कि ये जो आपका लॉ है ये इसमें एम्बिगिटी है, बिल्कुल ठीक बात है, सीधी बात है, एम्बिगिटी दिखाई दे रहा है। दिस लॉ यूजेस ओपन टेक्स्ट फ्रेजेस लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेडक्शन एंड फोर्सफुली। इन फैक्ट द क्वेश्चन इज द कन्वर्जन रियली मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ marriage question mark is basically unclear. The real crisis lies in the subjective evaluation and appreciation of these subtle phases, so the case is left entirely to the discretion of the judges। तो सीधी बात है, न्यायाधीश का विवेक, और न्यायाधीश ही जो है, देखिए विधि के संदर्भ में कोई भी औचित्य विधि, कोई भी विधि, कानून, लॉ जिसको आप लोग बोलते हैं, अगर उसमें कोई भी इशू उठता है कि उसकी जो लीगैलिटी है, उसका लीगल जो ग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है, उसकी वैलिडिटी क्या है, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा, न्यायालय करेगा, सीधी सी बात है। तो वही चीज यहां पर बताया जा रहा है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो आपका नेशनल जो आपकी न्यूट्रिशन मिशन है उस पर एक रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। आपको पता है कि हमारे यहां फिर वही बातें आ जाएंगी आपकी, क्या आ जाएगी, इम्बैलेंस डाइट, मतलब क्या, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं ओबेसिटी भी आ गया, माल न्यूट्रिशन तो है ही है, और ओवर न्यूट्रिशन हो जाए तो ओबेसिटी। बैलेंस डाइट उसी को बोलते हैं, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस, वही बुद्ध वाली चीज आ गई, क्या, मध्यम मार्गी, है ना। तो न्यूट्रिशनल फूड्स की ओर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसे फूड्स की बात कर रहे हैं ना जिसमें अलग से न्यूट्रिशंस को ऐड किया जाता है ना। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, देश की जो हेल्थ को बढ़ाने के लिए, हमारी जल तक के जो आपके स्वास्थ्य संदर्भित जो इंडिकेटर्स है उसमें वृद्धि करने के लिए, उसके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसे दो चीजों की मतलब आवश्यकता होता है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, जैसे ही वो पैदा होते हैं तो हेल्थ है और आपको एजुकेशन। अब भाई वो तो एजुकेटेड होगा नहीं, अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखेगा नहीं, तो एजुकेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर, क्योंकि अगर उसकी मदर एजुकेटेड नहीं होगी तो अपने बच्चे को वो कैसे न्यूट्रिशनल फूड देगी, है ना। और सारा जो डेवलपमेंट है वो बचपन में ही होता है। अब अगर हेल्थ और एजुकेशन आपने दे दिया तो उसके बाद जैसे ही वो बड़ा होगा तो उसको आप स्किल डेवलपमेंट करा देंगे, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट करा दिया आप लोगों ने तो वो कैपेबल हो गया, अब वो जॉब को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। तो उसके बाद वो मानव संसाधन बन गया। मानव संसाधन बनने के बाद वो अपना योगदान देगा, किसमें देगा, एक सामाजिक पूंजी के रूप में, है ना, एक मानव पूंजी के रूप में, और अंततः वो देश के लिए एक राष्ट्रीय पूंजी के रूप में जो है वो अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कर पाएगा। ये पूरा जो है आपका चेन है, ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो एक रिव्यू रिपोर्ट है आपकी, ठीक है ना, ये रिलीज कौन किया, नीति आयोग। हमेशा आप देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए बहुत अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है आपकी कौन, नीति आयोग। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है निकालती रहती है। दिस प्रोग्राम शुड बी टेकन फॉरवर्ड टू मीट द गोल सेट अप बाय द सेंटर, रिड्यूस न्यूट्रिशनल डेबिलिटी एंड एनीमिया बाय 2022। क्यों एनीमिया को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं? हमारे यहां हर दूसरी वुमेन्स जो है वो एनीमिक है, 50% वुमेन्स आपकी एनीमिक है। जब मां ही अस्वस्थ है तो आप कैसे बात करते हैं कि आपके जो बालक या बालिकाएं होंगी, जो बच्चे या बच्चियां होंगी वो स्वस्थ होंगी, बताइए। तो भी मैं सलाम करता हूं हमारे घर
घर की मम्मी बहनें या जो भी माताएं बहनें कि भैया इतनी कमजोरी के बाद भी आप देखेंगे ना तो जो अनपेड वर्क है ना सबसे ज्यादा वो कौन करती हैं? महिलाएं ही करती हैं, है ना। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं हमारे घर में, जो निर्णय होता है डैडी ने ले लिया फुर्सत, लेकिन हमको देश में लोकतंत्र चाहिए। इन सब चीजों में विचार करने की आवश्यकता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है वो सपोर्ट किया जा रहा है। नेशनल जो न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी है फॉर्मुलेटेड बाय द नीति आयोग, दिस स्ट्रैटेजी एम्स टू फ्री इंडिया फ्रॉम माल न्यूट्रिशन बाय द ईयर 2022। इसमें आप वेस्टिंग की भी बात सुनते होंगे, स्टंटिंग की भी बात सुनते होंगे, अब उन चीजों को रिवाइज कर लीजिए। बार बार जहां भी मौका मिले उससे जो भी आपके पेरीफेरी में टॉपिक्स आते हैं रिवीजन करने का ये तरीका होना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कनेक्ट करने की, ठीक है ना। दिस मिशन लॉन्च्ड इन द ईयर 2018 इज अ मेजर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, है ना। इनको जो है हमेशा एड्रेस किया जाता है क्योंकि यहीं से तो सारी जो आप आज की आबादी देख रहे हैं यहीं से शुरुआत है ना। आप देख रहे हैं ना, वहीं पर जो है एड्रेस करने की बात की जा रही। अब इसका एम क्या होगा? तो भैया एम क्या होगा? कुपोषण की समस्या का समाधान करना है, रिड्यूस करना है स्टंटिंग को, है ना, अंडर नरिशमेंट को, अनीमिया को यंग चिल्ड्रन में, वुमेन में, अडोलसेंट में, है ना, जो गर्ल्स होती है, लो बर्थ वेट बाई 2%, जो 2%, 3% और 2% की बात करें रिस्पेक्टिवली, इन्हीं के संदर्भ में ये आपका डेटा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी और इन्फॉर्मिटी को भी बाय 2% पर ईयर। ये जो है आपको ये लिख लेना चाहिए, कॉर्नर रखना चाहिए। कॉन्सर्न क्या है कि इंडिया का जो गोल है ऑन द इरेडिकेशन ऑफ स्टंटिंग आर कंजर्वेटिव कंपेयर टू द ग्लोबल टारगेट डिफाइंड बाय द जो आपका WHO है। कौन है वो? आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है ना। तो दिस इज अ 5% स्टंटिंग प्रीवलेंस रेट इन कंट्रास्ट टू इंडियाज गोल ऑफ रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ स्टंटिंग टू 13.3% बाय द ईयर 2022, है ना। ये बिल्कुल डेटा है, इसमें कोई एनालिसिस का स्कोप नहीं है, इसको आप नोट डाउन करके किनारे करिएगा। इसको हम आंसर में अपने उत्तर को जो है प्रभावी बनाने के लिए एक तर्क के रूप में तथ्य को रखते हैं ताकि हम जो तर्क दे रहे हैं उसकी पुष्टि कर सके। तो द गोल इज टू रिड्यूस द प्रीवलेंस लेवल ऑफ अनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन बाय 50.3% इन द ईयर 2016 एंड 34.4% इन द ईयर 2022, इन एडोलसेंट गर्ल्स फ्रॉम 52.9% से लेके 39.66% की बात की गई है इन द ईयर 2016। बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ प्रीवलेंस इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड कंजर्वेटिव व्हेन कंपेयर्ड टू द गोल ऑफ WHO। ये बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग और जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो आपका क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है कि JNK के अंतर्गत जो है आपका रो ओवर JNK नेट बैन एट हाउस पैनल मीट। तो JNK ये देखिए नॉर्मल सी चीज है, ये आपका GS पेपर 3 में रख लेंगे आप लोग इसको और GS पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। तो JNK जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक्सटेंड किया है बैन को ऑन 3G 4G मोबाइल इंटरनेट में एक्सक्लूडिंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें जो आपका गुंडरबाल है और उधमपुर को छोड़ के। द स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विल मीट एंड डिस्कस द टॉपिक। नॉर्मल सा रेफरेंस है। अब मुद्दा क्या है? तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इन द अनुराधा बसीन केस में बोला गया था कि इंटरनेट सर्विसेज में नॉट सस्पेंडेड डेफिनेटली, मतलब उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी आपका एक इस तरीके की सेवाओं को ग्रहण करने का, उसको एक्सेस करने का अधिकार सारे लोगों को, तो आप इसको जो है डेफिनेटली जो है आपको जो है निश्चित रूप से निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। अब ये एक आपका इशू हो गया। दूसरा, जहां पर फॉलोइंग द ऑर्डर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड द टेलीकॉम सस्पेंशन रूल 2017 टू इंसर्ट रूल 2A। इसको नोट डाउन करके किनारे करिए। which is specific that an internet shutdown order can remain in operation for a maximum period of 15 days। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का क्या आपका वर्डिक्ट है, इसको हमको लिख के किनारे करना है। तो जो CRPC की आपकी धारा है, सेक्शन है 144, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट ऑल रिस्पेक्टेड जो आपके रिस्ट्रिक्टिव मतलब प्रतिबंधात्मक जो आदेश हैं, आपके रिस्ट्रिक्टिव जो ऑर्डर है अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC and suspension of internet services in JNK have to be reviewed by the administration. The court has laid down a framework of how the internet can be suspended। तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क की व्यवस्था जो है, उसका जो प्रारूप जो है कोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। अब बताइए यहां पर फिर से आपका आर्टिकल 1921 का इशू नहीं आ जाएगा, आगे चल के वही बताएंगे, वो कुछ अलग नहीं होगा, इशू वही होगा। कोर इशू को पकड़ना है हमको, ये सब घटनाएं हैं। अब यहां पर जो है इंटरनेट पर कोर्ट की जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। फिर आ जाएगा आपका आर्टिकल 19, है ना, कि फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 सब क्लॉज A जो आप लोग पढ़ते हैं, तो उसके बारे में बताया गया कि राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल
right included to फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की भी बात की गई है। कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करने के लिए नहीं बोला गया लोगों को, लेकिन अब अपनी मैच्योरिटी है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई देखता नहीं है। हाँ, वहां पर कोई देखता नहीं तो कोई अपराध नहीं, जो मन में आया वो अपन लिख दिया, आईडी भी फर्जी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है हमको? क्योंकि पर्सनल इंटीग्रिटी, पर्सनल जो आपके एथिक्स है उससे हमको लेना देना नहीं है ना। नैतिकता कहीं तो हरास हो रहा है, पतन हो रहा है, इसीलिए तो हमारा समाज इस ओर अग्रसर हो रहा है। धर्म से निकल के जो प्रैक्टिकली चीज को हम मतलब अप्लाई कर लेना, तो उसका डायरेक्टली आउटकम हम देख सकते हैं किस तरीके से जो है सोशल हार्मनी जो है आपकी पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी। इन सब चीजों को एड्रेस करने की जरूरत, और ऐसे के लिए कंटेंट यहीं से आपके रेडी हो रहा है, ठीक है ना। यही वार्तालाप, यही डिस्कशन जो है आप लोगों को वो वहां पर जो है आपको पुट करना है कुछ फैक्ट्स के साथ। तो यहां पर सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इंडेफिनिटली इज आल्सो अ वायलेशन ऑफ टेलीकॉम, जो आपका टेलीकॉम रूल है, नॉर्मल सी चीजें दिख जाएगा। यहां पर प्रोसीजर जो है आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो सस्पेंड की करने की है जो इंटरनेट सर्विसेज, उसके बारे में बताया जा रहा है कि बिफोर 2017 जो आपका इंटरनेट सस्पेंशन जो आपका ऑर्डर होता था वर इशूड अंडर सेक्शन 144, जो आपका बताया जा रहा था सीआरपीसी, यहां पर 14 लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा, धारा वारा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नोटिफाई किया टेम्परेरी जो आपका सस्पेंशन है टेलीकॉम सर्विसेज का, रूल्स अंडर द टेलीग्राफ एक्ट टू गवर्न सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट। ये बिल्कुल भी जो है हमको एक्ट का नाम याद रखना है, धारा वारा नहीं पूछा जाता है, और अगर 100 में 100 क्वेश्चन करने भी नहीं है, मैं रोज बोलता हूं, ऐसा धारा पूछ ले छोड़ दीजिए एक क्वेश्चन को। डिस्पाइट द 2017 प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मेंस में कुछ भी नहीं छूटेगा। डिस्पाइट द 2017 रूल्स द गवर्नमेंट हैज ऑफन यूज्ड द ब्रॉड पावर्स अंडर सेक्शन 144। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये आपका पेपर 3 से रिलेटेड है आपका, है ना। फिर से आपका एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की तरफ चलेंगे। नेशनल कैटल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है ना। तो द गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड टू इमीडिएटली स्टॉप द ऑनगोइंग वैक्सीनेशन कैंपेन इन पंजाब फॉर द इरेडिकेशन ऑफ डेडली जो फूट एंड माउथ डिसीज है, फूट एंड माउथ डिसीज है, रेगुलर प्लेन से पूछा जाता है, फॉर मिल्क कैटल अंडर द नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो रीजन क्या है इसके लिए, मतलब ये जो आपका इस तरीके के वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को जो रोका जा रहा है, तो ये जो आपका अभियान है 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था। इसमें वर्क फोर्स की बहुत ज्यादा कमी चल रही थी, उसके कारण जो है ये प्रोजेक्ट भी बहुत स्लो चल रहा था। तो टोटल जो 65 लाख जो आपके मवेशी होते हैं उनके लिए ये आपका स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ 10 लाख मवेशियों को ये टीके लगाए गए थे। एक तो ये कारण हो गया। दूसरी चीज कि वैक्सीन वर सप्लाइड बाय द हैदराबाद, जो हैदराबाद बेस्ड है आपका फर्म है, बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड है, विच कैरीड आउट दिस वैक्सीनेशन कैंपेन। तो भैया जो सप्लाई कर रहा था वही आपके उस कैंपेन से बाहर आ गया, तो आप कैसे करेंगे आप सप्लाई, नॉर्मल सी चीज है। वैक्सीन सप्लाइड बाय बायोवेट जो आपका प्राइवेट लिमिटेड है हैव बीन फाउंड टू बी अनसक्सेसफुल इन टेस्टिंग दिस वैक्सीन इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट शुड बी। तो भैया जब इफेक्टिवनेस ही नहीं है, ऊपर से जो आपका इंप्लीमेंटेशन है वो भी खराब है, तो जिस गोल को लेकर आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वही ध्वस्त हो गया आपका, ठीक है ना, गोल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड दिस वैक्सीनेशन इज नॉट अचीविंग 100% इम्यूनिटी टू फटाल फूट एंड माउथ डिसीज इन कैटल। इस क्वेश्चन में इतना पोटेंशियल नहीं है कि इसमें मेंस में अलग से क्वेश्चन बनेगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो बताया जा रहा है फूट एंड माउथ डिसीज, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका खोरपका और मुंह पका डिसीज भी बोला जाता है हिंदी में इसको, फूट एंड माउथ डिसीज। दिस डिसीज ये आपका कैसा डिसीज है, तो वायरल जो इंफेक्शन है उसके तरीके की ये आपकी डिसीज है, वायरल इंफेक्शियस डिसीज है, ऑकरिंग इन काउ, बुफेलो, गोट एंड पिग। नॉर्मल सी चीज है, याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ड्यू टू दिस डिसीज, डिसईज जो आपके ईज में हर्डल क्रिएट करते हैं उसको डिसईज बोलते हैं, ठीक है ना। एटमोलॉजी से बहुत सारी चीजें समझ में आती है, मैं बोलता हूं हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। एनिमल बिकम प्रोन टू मतलब फीवर एंड इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट इन एनिमल्स। इसके बाद यहां पर देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन नो टाइम द डिसीज इन्फेक्ट्स मोस्ट एनिमल्स इन अ हर्ड और एंटायर विलेज। दिस डिसीज इज मोस्ट हार्मफुल फॉर मिल्क एनिमल्स। ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है एनिमल्स से मतलब आपका ह्यूमंस में भी, एनिमल्स से ह्यूमंस में भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो डिसीज है कॉजेज अ ह्यूज रिडक्शन इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ जो गोकुल मिशन विशन चल रहा है उस पर इसका सीधा सीधा नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाएगा, है ना। अब उससे आप कनेक्ट करिए, फिर से वही फार्मर्स की इनकम 2022 में डबल करनी है ना, तो सारे एस्पेक्ट में काम करना है हमको, तो डाइवर्सिटी लाना है एग्रीकल्चर में। तो भैया जो फसल
फसल है उसके अलावा उनको जो है एनिमल जो मतलब हस्बेंड्री है उसमें भी तो उनको क्या करना है, उनको सम्मिलित करना है, एम्बेडेड करना, वही सब चीजें हैं। अब नेशनल एनिमल जो डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने लॉन्च किया है ये जो आपका प्रोग्राम है ऑन 11 सितंबर 2019 को, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है सीधा सा है, कंट्रोल और इरेडिकेट करना है एनिमल डिसीज को। और ये प्रोग्राम की शुरुआत के बारे में बताया जा रहा है कि ये आपका डेडिकेटेड है डायग्नोस के लिए डिसीज के सच एज फूट एंड माउथ डिसीज और हूफ जो आपका ब्रुसेलोसिस बोला जाता है एंड माल्टा फीवर ऑकरिंग इन एनिमल्स। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो ये आपके एनिमल डिसीज हैं उनको कंट्रोल करना है, उसमें टारगेट सेट किया गया है और जो ईयर टारगेट किया गया है वो आपका 2025 है। इरेडिकेशन ऑफ एनिमल डिसीज इज आल्सो टू बी अचीव बाय द ईयर 2030। इसको देख जाइएगा, फैक्चुअल चीज है। 100% इसमें फंडिंग जो है आपकी प्रोग्राम की सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जा रही है। एलोकेशन इसमें 12,652 करोड़ का है। बजट का रुपए को हमको याद नहीं करना कितना पैसा लगाया जा रहा है कितना नहीं लगाया जा रहा है, एक अप्रोक्सीमेटली याद होना चाहिए कि 12-12.5 हजार करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 2019 से 24 के लिए, क्योंकि 25 जो है आपका वो टारगेटेड ईयर जो है डिसाइड किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा ये आपका किससे रिलेटेड है, एमसीक्यू से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहला है कि 26 नवंबर कल ही थी, संविधान दिवस के संदर्भ में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है भैया, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को ही जो है अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था हमारा संविधान। वो सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये इट इज सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू पे ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। बिल्कुल ठीक है, ये जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है इंफॉर्मेटिव है। तीसरा ये कि ऑन द सेम डे इन द ईयर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1930 वाला आपका रावी के नदी के किनारे वाला आपका डिक्लेरेशन याद होगा कि 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वतंत्रता की जो है घोषणा करते हैं। तो इसीलिए 26 जनवरी को अपनाया जाना था, इसलिए आगे जाते हैं, वरना 26 जनवरी 26 नवंबर आपका 1949 है, तभी जो है हमारा अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये आपका, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो कॉन्फ्रेंस है वो बीजिंग डिक्लेरेशन है 1995 का। डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है, वहीं से इसकी भी शुरुआत होगी, लेकिन आगे चल के डिसाइड किया जाएगा कि किस साल से जो है, किस दिन से जो है ये इस दिन को विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जाएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, बोल रहे हैं 23 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। तो डेट गलत है भाई साहब, ये आपकी 25 नवंबर होगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेलेंट कलेक्ट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2020। हमारे यहाँ विशाखा गाइडलाइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, वायलेंस से रिलेटेड और क्या प्रोविजंस जो है हमारे यहाँ इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट के, अब उसको रिवाइज कर जाइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आपका। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है क्योंकि डेट गलत दी है। तीसरा ये द डे वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल डे इन 1999 बाय द यूएनजीए, जो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो उसने उसको वहां से रिकॉग्नाइज कर दिया था, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर आपका ओनली 2 और 3 बी हो जाएगा, जो कि आपका बी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।